कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात सेना के उस जाबाज योद्धा की जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी वीरता की कहानी अमर है। हम बात कर रहे हैं सेना के स्पेशल फोर्सेस में तैनात रहे शहीद मेजर सुधीर कुमार वालिया की। बहादुरी के लिए 2 बार सेना मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। शांति काल में सर्वोच्च सम्मान सेना का अशोक चक्र से नवाजे गए हैं। इस बहादुर शख्सियत की कहानी को किताब की शक्ल में आकार दिए हैं कर्नल आशुतोष काले ने। सेना पर 2 किताबें लिख चुके हैं और अब तीसरी किताब है रैम्बो। कर्नल आशुतोष काले हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आपने इस किताब का नाम जो है रैम्बो क्यों रखा? राजीव जी, सबसे पहला आपको और आपके श्रोताओं को जय हिंद और मेरा नमस्कार जी। ये किताब मेरे पब्लिशर के दौरान मेरे पास आई थी, जिनका नाम है सृष्टि पब्लिशर्स, और मेरे लिटरेरी एजेंट्स हैं द बुक बेकर्स। इसकी कहानी इतनी रोमांचक थी और इतने रोंगटे खड़े करने वाली कहानी थी कि मेरे को लगा कि ये किताब देश के हर सदस्य को, हर बच्चे के ज़बान पे और मस्तक पे ये कहानी होनी चाहिए और उनको समझ आना चाहिए कि जब वो अपने घरों में आराम से बैठते हैं तो उस सेफ्टी की जो चादर वो ओढ़ के बैठते हैं उसकी कीमत क्या होती है और उसकी कीमत चुकाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और लोग आज भी क्या क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा मकसद था और ये इसीलिए कहानी और ये किताब लिखी गई। नहीं, मेरा सवाल वही था कि आपने इस किताब का जो नाम रखा है सर, जी, रैम्बो आपने रखा है सर। जी, वो नाम क्यों रखा सर? रैम्बो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मेजर सुधीर वालिया जो थे एक अलग तरीके के योद्धा थे। मैं उनकी स्पीड, उनकी एजिलिटी, उनकी जो ब्रेवरी थी, जो उनमें करेज था, जो हौसला था, उसकी तो बात ही नहीं करता। राजीव जी, अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर एक योद्धा हो जिसके अंदर परशुराम का क्रोध हो, अभिमन्यु का साहस हो, अर्जुन की एक नज़र और एक दृष्टि हो और राम की समझ हो, ये उस तरीके के वो योद्धा थे। इनके कारनामों से लोग आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये केवल दुश्मन को और टेररिस्ट को घात ही नहीं मारते थे, परंतु ये उसके दिमाग में घुस जाते थे और उनकी सोच में वो समझ सकते थे कि वो टेररिस्ट क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है। तो इन सब के कारण इनका नाम रैम्बो पड़ा और इनके जो दोस्त थे, इनके जो कलीग्स थे, इनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, इनको प्यार से, इंस्पिरेशन से रैम्बो बोलते थे। तो मैंने ये उचित समझा था, इसलिए इसका किताब का नाम रैम्बो रखा। इसके अलावा और कोई नाम हो ही नहीं सकता था। अच्छा, मेजर वालिया के व्यक्तित्व में ऐसा क्या दिखा कि जो आपको प्रेरित किया कि इन पर किताब लिखनी चाहिए, दुनिया के सामने उनकी बात को लानी चाहिए? देखो, इनकी जो कहानी है वो एक आम आदमी थे, एक आम लड़के थे। एक साधारण से घर पालमपुर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक फ़ौज में जूनियर कमीशन ऑफिसर थे। फिर वो एनडीए में गए, पर अपने हालात से उठकर इन्होंने जो कारनामे किए हैं और इन्होंने जो हासिल किया है वो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और आदमी क्या, फ़ौज के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी इस तरीके से कारनामे जब इनके बारे में सोचते हैं तो वो उनको भी इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि उनके टाइम में नहीं, पर आज भी, आज 25 साल हो गए इस कहानी को
हुए गढ़े हुए, पर 25 साल बाद भी लोग जो हैं इस कहानी से प्रेरित होते हैं और उनके कारनामों से प्रेरित होते हैं। उनकी नज़र हर चीज़ पे थी, उनकी नज़र उनके जवानों पे थी, उनकी नज़र उनके बचाव में थी, उनकी नज़र ऑपरेशन पे थी। वो रोज़ नए नए चीज़ें सोचते रहते थे कि ऑपरेशन को कैसे घड़ाया जाए, टेररिस्ट क्या कर रहे होंगे, कहाँ मिलेंगे। उनके जवान बोलते हैं कि इनको डर ही नहीं लगता था और हमेशा ये ज़िंदगी और मौत के उस लाइन के ऊपर चलते थे और इस निष्ठा से चलते थे और इस कॉन्फिडेंस से चलते थे कि अगला जो है पहले ही पीछे हट जाता था। तो क्या शायद यही वजह रही कि मात्र 9 साल की सर्विस इनकी रही और करगिल जैसे पहाड़ पर जो पाकिस्तानी थे उसके खिलाफ इन्होंने शौर्य गाथा अपनी लिखी सर देश के लिए? बताएं कुछ उसके बारे में। मेजर वालिया कारगिल की लड़ाई से पहले काफ़ी कुछ कारनामे कर चुके थे और जिनको उनको पुरस्कार भी मिला था। ये उस टाइम चीफ हुआ करते थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। तो ये जनरल वेद प्रकाश मलिक के एडीसी थे, एडी कैंप। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो ये उस टाइम दिल्ली में ही पोस्टेड थे, आर्मी हेडक्वार्टर में साउथ ब्लॉक में बैठते थे और इनके सामने से वो रिपोर्टें जाती थी डेली और वो देखते थे और इनका मन बिल्कुल उत्तेजित हो जाता था। फिर इनकी जो यूनिट थी उनको तैनात किया गया कारगिल में युद्ध के लिए। उस टाइम हर जगह से फौज को तैनात किया गया। आप तो जानते हैं कि किस तरीके से उस टाइम हड़बड़ी मची थी। तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि मैं अपनी यूनिट में वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपने जवानों के साथ लड़ना चाहता हूँ। लोगों ने उस टाइम अचंभा समझा क्योंकि आप इतने ग्लैमरस पोस्ट पे हैं, एक चीफ के साथ आप काम कर रहे हैं, आप यंग कैप्टन हैं, आपको ऐसा मौका मिला हुआ है और आप कारगिल में जाके लड़ाई करना चाहते हैं। तो इन्होंने वो एप्लीकेशन फाइनली चीफ के सामने रखी। वेद मलिक साहब ने वो स्वीकृति दी और फिर ये कारगिल में पहुँचे। जब ये कारगिल में पहुँचे तो इनको मात्र 10 दिन हुए थे कारगिल में पहुँचे हुए दिल्ली से। इन्होंने ना तो एक्लिमेटाइजेशन किया। फ़ौज जो है जब हाई एल्टीट्यूड में जाती है, पहाड़ों में जाती है, आप भी जानते हो, जब हम भी जैसे लेह में जाते हैं तो अपने को टाइम लगता है, अपने शरीर को समय लगता है उस वातावरण से एक्लिमेटाइज होने का। बिना एक्लिमेटाइज किए इन्होंने 10 दिन के अंदर इनकी यूनिट का लास्ट अटैक जा रहा था। एक जगह थी जूलो टॉप जहाँ पे दुश्मन जो है पाकिस्तानी बैठ गए थे। उस टाइम टाइगर हिल, तोलुलिंग ये सब कैप्चर हो चुके थे। तो इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं ये अटैक लीड करूँगा कि इससे बड़ा मौका मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा। और इन्होंने और एक और इनके साथ ऑफिसर थे, इन दोनों ने वो अपनी अपनी टोली लेके उस जूलू टॉप के ऊपर अटैक किया। रात भर चलते रहे, माइन फील्ड से चढ़ते रहे, रॉक क्लाइंबिंग की। इनके पास उस टाइम दस्ताने थे, दस्तानों से रॉक क्लाइंबिंग नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने दस्ताने उतार के उस ठंड के अंदर इन्होंने वो क्लाइंब किया और फिर जाके उस जूलू टॉप को इन्होंने कैप्चर किया। और जूलू टॉप के कैप्चर होते ही अगले दिन सीज फायर हो गया। तो कारगिल में जो आखिरी अटैक था वो मेजर सुधीर वालिया और एक और मेजर साहब थे, उन्होंने ये लीड किया था। तिरंगा भी वहाँ पर फहराया और फिर उन्होंने तिरंगा फैलाया। और मैंने एक बहुत रोमांचक उसके अंदर किताब में एक एपिसोड लिखा है जहाँ पे वो जब तिरंगा फहराने के लिए एक सूबेदार मुख्तियार थे इनके साथ, जब उसने तिरंगा निकाला और वो तिरंगा उसने अपने पैक में लेके गया था और अपने राशन और एमनेशन, अपने राशन और जो फील्ड ड्रेसिंग और जो मेडिसिन होते हैं उसको रखते हुए तिरंगा लेके गया था वो। तो उन्होंने उससे पूछा कि मुख्तियार आप इस तिरंगे किसको दिखाओगे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस तिरंगे को जो इनकी आखिरी जो इनकी मेमोरी है, जो ये मरे हुए पाकिस्तानी यहाँ पे सिपाही हैं, ये जन्नत में ये लेके जाएंगे ये आखिरी मेमोरी अब मेरी तिरंगे की। इसलिए मैं तिरंगा रहना चाहता हूँ, जीवित के लिए नहीं पर मरने हुए पाकिस्तानियों के वो उनके रूह में लेके जानी चाहिए उनकी इस मेमोरी को। थोड़ा इसके करगिल के बाद तुरंत बाद जो है कुपवाड़ा के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कई सारे आतंकियों को इन्होंने मार गिराया, अद्भुत बहादुरी दिखाया है। एक सर्वोच्च जिसको समय सम्मान जिसको कह सकते हैं अशोक चक्र से उनको नवाजा गया। जरा उस कुपवाड़ा के जंगल के ऑपरेशन जो उन्होंने आतंकियों के खिलाफ जो किया बताएं उसके बारे में सर। तो लोग तो इनके बारे में मतलब आप जैसे जानते हो कि इन्होंने तो ऑपरेशन तो बहुत किए हैं,
ये जो इनका आखिरी ऑपरेशन था जहाँ पे ये घायल हुए और बुरी तरह घायल हुए, तो ये इनको खबर मिली थी कि उस जंगल के अंदर 15-16 आतंकवादी हैं और उनका एक हाइड आउट था। तो इन्होंने उस घने जंगलों के अंदर वहाँ पे इन्होंने रेड की उस अपने जवानों के साथ, और उस रेड के दौरान जब ये रेड कर रहे थे तो एक उनका टेररिस्ट का जो संतरी था, जो इनको बाद में दिखा है, जब ये उसके पास आए तो इनको हाइड आउट मिल गया। उधर एक जो अपनी पन्नी होती है प्लास्टिक की, वो उनको दिखाई दी, तो उनका ध्यान उस पन्नी पे था और उसने इनके ऊपर गोली चलाई, तभी इनको जख्मी हुई है। पर जख्मी होने के बाद भी ये वहाँ पे डटे रहे। इन्होंने कुल खुद पर्सनली 4 टेररिस्ट को ख़त्म किया है, मौत के घाट उठा रहा है, और तकरीबन 15 से 16 टेररिस्ट को इनकी पूरी टीम ने ख़त्म किया है। और कम से कम 40 मिनट तक ये वहाँ पे रहे और ऑपरेशन को कंट्रोल करते रहे, और बोले कि मैं इवैक्यूएट नहीं होऊंगा जब तक इनका पूरों का खात्मा नहीं कर देता। जब सब कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद इनको जो है वहाँ से उठाया गया और फिर इनको हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेजा गया, पर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, और जब वो हेलीकॉप्टर तब तक हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं था। अपनी किताब में सर यह भी लिखा कि ये पूरी तरह से रियल स्टोरी है जी। मतलब एक एक शब्द इसके विश्वसनीय है, ऑथेंटिक है जी। कैसे आप कह रहे हैं? क्या उनके साथियों से मिले या मेजर वालिया से मुलाकात, आप कैसे आपने लिखा है सब कुछ? ये कहानी ऑथेंटिक और रियल इसलिए है, इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहले तो इसमें जो किरदार हैं, जो जिन्होंने मेरे को ये कहानी बताई और जो मैंने इस किरदार को इनको शामिल भी किया है इस कहानी में, इनके साथ जो बरसों तक लड़े हैं, एक ऑनरी कैप्टन महेंद्र सिंह हैं, कीर्ति चक्रा जिनको रीढ़ में गोली लगी है और वो व्हीलचेयर में हैं, पर अभी भी उतना ही तेज है उनके आंखों में। एक सूबेदार मुख्तियार थे, शौर्य चक्र, एक उस टाइम नायक थे विनोद, और भी इनके साथ इनके ऑफिसर रहे हैं, इनके बाकी जवान हैं। इन सब के साथ बैठ के मैंने एक एक इनकी कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियाँ लिख के उनको फिर अपनी कहानी में इनको पिरोया है, और इनकी जो आत्मबीती थी 25 साल पुरानी, उसको समय तो लगा बनाने में, बट राजीव जी ऐसा भी हुआ है कि जहाँ जहाँ की ये कहानियाँ हैं, जिन जिन इलाकों की कहानियाँ, मैं खुद वहाँ रहा हूँ, मैंने खुद वहाँ ऑपरेशन किए हैं। मेरे को उन पहाड़ों का, उन जंगलों का, उन नदियों का मेरे को खुद इल्म है, एहसास है। तो जब भी मैं ये कहानी लिखता था और उनसे सुनता था, मैं उस समय अपने आप को वहाँ पहुँचा देता था और उनके नज़रिए से फिर वो लिखता था। जैसे सियाचिन की कहानी है, मैं खुद सियाचिन में एज ए कैप्टन रहा हूँ, कुपवाड़ा में मैं रहा हूँ, कश्मीर में मैं रहा हूँ। तो वो दोनों चीज़ों का मैंने मिश्रण करके, क्योंकि सिर्फ सुनने से आप इतनी ऑथेंटिक स्टोरी नहीं लिख पाओगे जब तक आपने खुद एक्सपीरियंस ना तो किया आपने हो। किताब में मेजर वालिया के जो साथी थे उनके बारे में भी, कलीग के बारे में लिखा है, कैसे बॉन्डिंग थी उनकी? देखिए, वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग टाइप के लीडर थे, लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित थे, और उनके जवान जब उनको गोली लगी तो उनमें से मतलब एक भी ऐसा जवान नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि मुझे गोली लगे और इनको ना लगे और या ये बच जाएं, और वो अपनी जान देने के लिए तैयार थे उनके लिए। उनके साथ जो उनके लास्ट ऑपरेशन में खीम सिंह करके उनका एक बड़ी था, उसको गोली लगी, वो भी ख़त्म हुआ, वो भी उत्तराखंड का था। और लास्ट में गोली लगने के बाद वो खीम सिंह की बारे में पूछ रहे थे कि खीम सिंह कैसा है, खीम सिंह कैसा है, जबकि उनके खुद का खून बह रहा था और उनको खुद को काफ़ी तकलीफ़ में थे। तो इस तरीके की उनकी बॉन्डिंग थी, और वो जिस प्रकार से एक, शायद वो शब्द गलत होगा पर फिर मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक भगवान का और एक मनुष्य का जो कनेक्शन होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, उस प्रकार से लोग इनको भगवान मानते थे अपने साथ, और वो ही सोचते थे कि अगर सुधीर साहब हमारे साथ हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, और सुधीर साहब जो करेंगे सही जगह लेके जाएंगे और सही ऑपरेशन जितवाएंगे, और हम सही जो है जो हमारा मकसद है और जो मिशन है पूरा करके आएंगे। तो ये इस तरीके से उनके अंदर एक मेजर वालिया जो है स्पेशल फोर्सेस में रहे हैं, ज़रा ये बताएं, स्पेशल फोर्सेस जो होते हैं, मैरून कैप जो होते हैं, क्या ये नॉर्मल सोल्जर से कुछ अलग हटकर होते हैं, कुछ अलग होते हैं?
देखिए, स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं राजीव जी, ये स्पेशल कारनामों के लिए तैयार की जाती हैं। फर्ज तौर पे जब आम लड़ाई होती है और जब इन्फेंट्री या आर्मर्ड कोर अटैक करते हैं, तो अगर उस अटैक के दौरान दुश्मन के पीछे की तरफ कोई ब्रिज हो जो बहुत स्ट्रेटेजिक ब्रिज हो, जिसके ऊपर से रीइंफोर्समेंट आ रही हो, तो स्पेशल फोर्सेस को भेजा जाता है कि उस ब्रिज को तोड़ो ताकि उस वहाँ से रीइंफोर्समेंट ना आ सके, या दुश्मन के कोई एम्यूनिशन डंप है उसको उस समय बर्बाद करो जिस समय उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे हम बताते हैं महाभारत में से कर्ण की विद्या उस टाइम नाकाम हुई जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यही काम स्पेशल फोर्सेस करती है। तो इंडिया में 3 प्रकार के स्पेशल फोर्सेस हैं, एक जो माउंटेन स्पेशलिस्ट हैं, एक जो डेजर्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक जो जंगल स्पेशलिस्ट हैं। आपने इनके बारे में काफ़ी सुना भी होगा, जैसे मणिपुर वगैरह में उन्होंने कारनामे किए हैं। तो ये अलग अलग टाइप के स्पेशलिस्ट हैं। इनकी यूनिट जो है माउंटेन स्पेशलिस्ट यूनिट है, जो कि JNK में तो सर तैनात है। थोड़ा सा और बताइए कि कैसे तैयार होते हैं स्पेशल फोर्सेस के कमांडो, जो दिमाग से लेकर शरीर तक में बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, और जिनके नाम सुन के दुश्मन के जो हौसले जो हैं पस्त हो जाते हैं। तो स्पेशल फोर्सेस के जो इनका जो सिलेक्शन होता है बहुत डीप सिलेक्शन होता है। आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। 100 में से 2 आदमी सिलेक्ट हो सकते हैं, इतना इनका डीप सिलेक्शन होता है। इनके हथियार अलग होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग होती है। एक आदमी, एक जवान को जब स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो फौलाद की तरह तैयार हो जाता है। उसको एक्सप्लोजिव्स, हथियार, सर्वाइवल, पानी में सर्वाइवल, माउंटेन क्लाइंबिंग, हेली ड्रॉप, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो जिसके बारे में वो जानता ना हो। कम्युनिकेशंस, क्योंकि ये छोटे छोटे दस्तों में ऑपरेट करते हैं, इनके पास बहुत बड़ा बैकअप नहीं होता। दुश्मन के इलाके में अगर इनको जाना हो तो इनके साथ भारी भरकम कोई सपोर्ट नहीं जाता, तो खुद के ऊपर ये इनको जो है डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इंक्लूडिंग CPR करो या बेसिकली जो मेडिकल हेल्प है, ये इनको खुद को एक दूसरे को देनी पड़ती है अगर कोई जख्मी होता है। तो हर चीज़ में इनको ट्रेनिंग मिलती है। परंतु सबसे, और अनआर्म्ड कॉम्बैट जो जिसके बारे में हम देखते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो एक ट्रेनिंग जो बिल्कुल ही अलग ट्रेनिंग जो इनको मिलती है वो होती है दिमाग की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान, और जब स्पेशल फोर्सेस में सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो कंटिन्यूसली इनके दिमाग के ऊपर इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि जहां आम आदमी का मिशन ख़त्म हुआ, आप जवान का मिशन ख़त्म, वहाँ से तुम्हारा मिशन शुरू होता है। जहाँ पे आप जिस हद पे आप नॉर्मल आदमी अपना हथियार छोड़ देता है और थक के बैठ जाता है, वहाँ से तुम्हारी शुरुआत है। तो इनका दिमाग इतना स्ट्रेंथ इनकी दिमाग में होती है और इनका इतना टफन अप हो जाता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं होती, कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होता जो ये झेल नहीं सकते। ये मतलब दिन 4-4, 5-5 दिन बिना खाए पिए, बिना पिए जंगल में, पहाड़ों में ऑपरेट कर सकते हैं, बिना रेस्ट किए चल सकते हैं। तो सर क्या ये आपकी जो किताब है दूसरे फौजी किताब से कुछ अलग है सर, कुछ डिफरेंट है ये? बिल्कुल अलग है राजीव जी, 2-4 कारणों के कारण। पहली बात, आमतौर पे जो किताबें फ़ौज की लिखी जाती हैं वो ना, हम लोग बहुत अच्छे होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, तो हमारी जो किताबें होती हैं वो एक रिपोर्ट की तरह होती हैं। ये जो किताब लिखी गई है ये एक बड़ी सिनेमैटिक तरीके से लिखी गई है, एक बड़ी रोमांचक तरीके से लिखी गई है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, सीन बाय सीन इसको क्रिएट किया गया है, तो इसलिए ये अलग है। और दूसरा जो इनके कारनामे हैं इसके अंदर, जो शायद आज तक स्पेशल फोर्सेस के कारनामे किसी ने बताए नहीं या लिखे नहीं, वो इसके अंदर हैं, जो बहुत ही रोमांचक है। तो सर अंतिम सवाल ये है कि आप सेना में 3rd जनरेशन हैं सर। अमूमन ये होता है कि हम सेना को तभी याद करते हैं जब कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा होता है या कोई शहीद होता है, अन्यथा लोग भुला दिया जाता है। क्या कहेंगे आप सर? राजीव जी, मेरा एक मकसद है, मेरा मिशन है। ये किताब इसीलिए लिखी गई है ताकि ये हर घर में पहुँचे और हमारे ये जो योद्धा हैं इनकी कहानी जीवित रहे। और सिर्फ किसी फंक्शन में या किसी 26 जनवरी 15 अगस्त में उनको हम ना उनका नमन करें, पर साल भर
उनकी याद रखें, इनकी फैमिली इनकी याद जीवित रखती है। पर क्या उनकी फैमिली का ही दायित्व बनता है उनका जो नाम है और उनका जो कारनामे है वो जीवित रखना? आप, मेरा, आपका और इस देश का वो दायित्व बनता है, और ये हमारा ऋण है इनकी तरफ कि हम कम से कम इनकी यादें ताज़ा रखें, और यही मेरा मकसद है। एक ना रैम्बो के अंदर एक बहुत सुंदर कोट है जो वो बोलते हैं, जब उनको पूछता है कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट, तो वो बोलता है दैट द नेशन लव्स अस एज मच एज वी लव द नेशन। देश हमसे उतना ही प्यार करे जितना हम इस देश से प्यार करते हैं। तो कर्नल आशुतोष काले, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी इस किताब के ज़रिए मेजर वालिया की जो कहानी है घर घर तक पहुँचे और अपनी यूथ जो है इंस्पायर हो उससे। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।